हेलो स्टूडेंट्स। नीट 2020 का पेपर 13 सितंबर 2020 को हो गया है और उसका ये इवन सेट मेरे पास में है। फिज़िक्स का पोर्शन है, काफ़ी आसान पिछली बार के मुकाबले ये रहा है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज़ नॉट वैलिड, यानी किस एटम के लिए बोर का मॉडल वैलिड नहीं होता है। तो देखिए, जो बोर का मॉडल होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होता है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए भी वैलिड है, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के लिए भी वैलिड है, न्यूट्रॉन एटम के लिए भी वैलिड है, क्योंकि ये तीनों सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के एटम हैं। तो फोर्थ जो है यहाँ पर सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, इसके लिए ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जो बोर का मॉडल होता है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के एटम के लिए ही वैलिड होता है। तो काफ़ी पिछली बार 2019 का जो नीट का पेपर था उससे काफ़ी आसान पेपर है, बहुत ज़्यादा आसान भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा आसान है। और ये इवन सेट है फिज़िक्स का। इसके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम भी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी हम इसके सारे 45 क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए सॉल्यूशन की प्रोवाइड कराएंगे। तो 136 से लेके 180 तक ये 45 क्वेश्चन सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए, ये 137 क्वेश्चन आ रहा है। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़। तो देखिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है और जो बी होता है इसका रेशियो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो बस यही पूछा है कि ई और बी का रेशियो क्या होगा, तो दैट इज़ सी। तो C/1 आप इसमें सही जवाब दे सकते हैं। तो ये 136 से स्टार्ट हुए है पोर्शन और 180 तक जाता है। मैं केवल यहाँ पर फिज़िक्स के पोर्शंस को ही डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और ये मेरे पास इवन सेट है, हालांकि जितने और भी सेट्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस होंगे सभी एक जैसे ही होंगे, बस आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये जो इवन सेट है इसमें फ़िज़िक्स का पोर्शन 136 क्वेश्चन से लेकर 180 तक दिया गया है, और ये 45 क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो 4 मार्क्स का यहाँ रहता है। तो इस तरह से ये फिज़िक्स का जो ओवरऑल पूरा पोर्शन रहता है वो 180 मार्क्स का रहता है। ये 138 ब्रूस्टर एंगल पर है क्वेश्चन। इसके बाद ये 139 सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल टेम्परेचर, इट्स डेंसिटी इज़, ठीक है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 0.5 किलोग्राम। देखिए, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। फ़िलहाल बहुत जल्दी इस वीडियो में हम पेपर देख रहे हैं, पेपर का एक पैटर्न देख रहे हैं, कैसा पेपर आया है और क्या इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। देखिए, 140 क्वेश्चन है। अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट। देखिए, प्रिज्म पर ये क्वेश्चन है, बहुत आसानी से प्रिज्म के फॉर्मूलों को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रिज्म एंगल और डेविएशन का फार्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 141, 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other by a stopcock. A contains an ideal gas at its standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is आइसोथर्मल। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं इसमें, देखिए 2 सिलेंडर्स हैं, इक्वल कैपेसिटी के हैं, स्टॉप कॉक से कनेक्ट हैं, एक में आइडियल गैस है और दूसरा कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड है। एंटायर सिस्टम थर्मली आइसोलेटेड है। देखिए, थर्मली आइसोलेटेड है
तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। तो हम चारों, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हमें पता है, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होती है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होता और आइसोबारिक में प्रेशर चेंज नहीं होता। तो बहुत आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 गैस ऑफ सब्सटेंसेस, देखिए जो मास आपको गिवन है तो मास के करस्पॉन्डिंग क्या एनर्जी होगी, ये हम मास एनर्जी रिलेशन से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू mc² वाले रिलेशन से। तो मास आपको गिवन है, c² की वैल्यू आप यूज करके एनर्जी की वैल्यू को जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा ऐसा पेपर नहीं है, अगर स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी की है तो इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बायो की मुझे नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैं बायो का पोर्शन आपको नहीं बता पाऊँगा कैसा है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का कहना है इस बार बायो का पोर्शन भी पहले के मुकाबले आसान रहा है। तो देखिए 143 क्वेश्चन है, अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ। देखिए जब जी की वैल्यू यहाँ पर हम जी की वैल्यू चेंज होगी जिसकी वजह से बॉडी का वेट चेंज हो जाएगा, तो इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ जाने पर जी की वैल्यू पर जो फ़र्क पड़ेगा वो हम हाइट वाले फार्मूले से निकाल करके, 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो जी की वैल्यू जितनी भी वैरी करेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वेट निकाल सकते हैं। मैं एक बहुत जल्दी पेपर देख रहा हूँ कैसा है, द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, मेटल का नहीं होता, देखिए मेटल का पॉजिटिव रहता है, हाँ इंसुलेटर्स का हो सकता है, सेमीकंडक्टर्स का भी हो सकता है। तो इंसुलेटर ओनली, सेमीकंडक्टर ओनली, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर आप दे सकते हैं, क्योंकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के ही टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव हो सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिर 11, देखिए जो पेपर आया है इसमें 11th और 12th के जो क्वेश्चंस हैं ये सब मिक्स्ड हैं, तो बहुत जल्दी आपको दिमाग अपना स्विच करना पड़ेगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच फेज डिफरेंस पूछा है, तो हम जानते हैं कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होता है, एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होता है, और एक्सीलरेशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ कम होती हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्क्रू गेज हैज़ अ लीस्ट काउंट, देखिए लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। लीस्ट काउंट गिवन है और 50 डिवीज़न इसके सर्कुलर स्केल पर हैं, पिच पूछी गई है, बहुत आसानी से हम निकालते हैं। देखिए अगर जो नॉर्मल स्क्रू गेज होते हैं उसमें 100 डिवीजन्स रहते हैं, तो उसकी पिच 1 mm रहती है, जो कि 50 डिवीजन्स हैं, तो यहाँ पर इसका हाफ आंसर हो जाना चाहिए, 0.5 mm इसका आंसर होना चाहिए। इसी तरह से मैं देखिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत जल्दी से केवल एक आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ पेपर का, आप पेपर देख लीजिए पेपर कैसा आया है, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है आप मुझे उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, और कोशिश करूंगा ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस के सेपरेट वीडियोस बना करके आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मैं दूं। फ़िलहाल मैं सारे के सारे 45 क्वेश्चंस का एक रिव्यू ले रहा हूं, आप देखिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पेपर कैसा है, आसान है, टफ़ है, आपके लिए कैसा है। इन अ गिटार 2 strings A and B मेड ऑफ सेम मटेरियल और स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट, देखिए बीट्स पर क्वेश्चन आया है। व्हेन टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज, देखिए टेंशन को डिक्रीज़ किया गया है इसमें, तो द बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, तो आपको बी की ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी बतानी है। 11th स्टैंडर्ड में बहुत तरह के इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं हम, और अगर आपने बीट ठीक से पढ़ा है तो इसको भी आप आसानी से कर पाएंगे। मैं नहीं समझता आपके लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन टफ होगा। 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the 2 ends of a rigid rod of length 1 meter of negligible mass, देखिए सेंटर ऑफ मास पर है क्वेश्चन, ठीक है।
तो जो 2 पॉइंट मासेस चूँकि नेग्लिजिबल मास की रॉड दी गई है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का। इसके बाद एक फोर्स 3J न्यूटन किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, तो टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क सीधे सीधे पोजीशन वेक्टर जो भी आपका दिया गया है और फोर्स दिया गया है, इसका एक क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो आप सीधे क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, R क्रॉस F कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो पेपर इस बार आया है 11th और 12th, जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, सिंपल अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के अच्छे से तैयारी की है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तैयारी की है, तो वो इस पेपर को बहुत आसानी से अच्छे से सॉल्व कर सकता है बिना कंफ्यूज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150 क्वेश्चन आया है ये। लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग ए सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट इज। देखिए, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो आपके देखिए लाइट फ्लक्स का मतलब 20 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 20 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो एनर्जी रिसीव कर रहा है। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड से आप 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ ही साथ 20 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो 60 इंटू 20 इंटू 20 आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट 151 क्वेश्चन देख लीजिए। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस गिवन है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। Q आपको गिवन है, लेकिन R आपको 15 सेंटीमीटर यूज़ करना है, यहाँ पर 10 यूज़ नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर निकालनी है। रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर जो गिवन है, इससे कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कैलकुलेशन कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। देखिए 1/4πε0 की वैल्यू आपको यहीं पर गिवन है। तो 12th स्टैंडर्ड का बहुत आसान क्वेश्चन है और आसानी से कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन रीजन स्पेस विद अ वॉल्यूम ऑफ 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। देखिए, एक रीजन है 0.2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट का थ्रो आउट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इस रीजन में। और हमें पता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती। तो 0 ऑप्शन। देखिए, बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस हैं, मतलब देखते ही क्वेश्चन आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आंसर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स होता है। जब डेल्टा V है ही नहीं तो फिर डेल्टा एक्स E की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं या जिनमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो आप करके देखिएगा। मैं बहुत जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ। बस एक बार आपके साथ आपके आगे मेरा जो एम है वो सारे के सारे 45 क्वेश्चंस हैं उनको रखने का है। तो एक बार आप सारे के सारे 45 क्वेश्चंस देख लीजिए यहाँ से। और बहुत स्लो मोशन में मैं ये पेपर चला रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखते देखते इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। तो द इंक्रीज इन द विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, जब पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विथ कम हो जाती है, और रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विथ बढ़ जाती है। तो फॉरवर्ड बायस में तो नहीं बढ़ेगी, तो रिवर्स बायसिंग में ही जो डिप्लीशन लेयर की विथ होती है वो बढ़ती है। इसलिए रिवर्स बायसिंग में
विड्थ बढ़ेगी, ये ऑप्शन सही आ जाएगा। इसके बाद 154 क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक 40 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। एसी सप्लाई आपको गिवन है, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसके बाद ये 155 क्वेश्चन देखिए आप। द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड द नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, देखिए 11th स्टैंडर्ड में ठीक मीन फ्री पाथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में सीधे सीधे हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, ठीक। और आप देखते ही इस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि ये क्या क्वेश्चन आता है यहाँ पर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में मीन फ्री पाथ वाले चैप्टर में इस फॉर्मूले को ड्राइव किया जाता है। और इसके बाद में आप देखिए, मतलब जो पेपर आया है इसमें कहीं कुछ ऐसा टेक्निकल मुझे अभी तक किसी क्वेश्चन में लगा नहीं। बस 11th और 12th जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है और पूरा सिलेबस उसके माइंड में घूमा हुआ है तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को, फिज़िक्स वाला पोर्शन तो काफ़ी ठीक है, इसमें बिल्कुल घूमा हुआ नहीं लग रहा। तो फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करंट, बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशंस। देखिए जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में तो ये बताते हैं कि एमीटर में, बेस में और जो कलेक्टर होता है किस में डोपिंग लेवल हाई रखते हैं, किस में लो रखते हैं। तो बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज़, देखिए पहला दूसरा ऑप्शन तो उसमें गलत आ रहा है। बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप। तो इसमें ये फोर्थ ऑप्शन ही ठीक लग रहा है, क्योंकि बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। जनरली एमीटर को हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं, कलेक्टर को रिवर्स बायस रखते हैं। तो बाकी के तीन तो नहीं लग रहे, फोर्थ ऑप्शन इसमें ठीक लग रहा है। मतलब जिसने ट्रांजिस्टर स्टार्टिंग में पढ़ा है तो देखते ही इस क्वेश्चन को पकड़ लेगा। इसके बाद देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ये क्वेश्चन आया है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। देखिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से 1.5 गुनी डाली जा रही है। मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1000 है तो हम 1500 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी डालें, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को हाफ़ कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी को हाफ़ करने का मतलब है कि हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाफ़ रह जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होने का मतलब है कि फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो करंट इसमें ज़ीरो आ जाएगी। नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लग रहा था घूमा हुआ, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको जाएगा तुरंत। इसके बाद ज़रा देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन आया है ना। यूरेनियम आइसोटोप 92 यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद ए न्यूट्रॉन, इट जनरेट्स 36 क्रिप्टन 89 3 न्यूट्रॉन्स एंड, तो इक्वेशन बना लीजिए, इसमें बेरियम बनता है, ठीक है। इसके बाद में 159 द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, इतना है डीएनए को ब्रेक डाउन करने में इतनी एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को लगा करके आप, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो एनर्जी होती है उसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 11th स्टैंडर्ड का ये पुली का क्वेश्चन है। 4 किलोग्राम 6 किलोग्राम की बॉडी टाइड है, फ्रिक्शन लेस पुली है, एक्सीलरेशन सिस्टम का निकाला गया है जी की टर्म्स में। देखिए 6G नीचे लगेगा, इधर 4G लगेगा। 11th स्टैंडर्ड का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for यंग्स मॉडुलस, देखिए यंग्स मॉडुलस के लिए एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो यंग्स मॉडुलस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगा करके आप आसानी से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, लेंथ L दी गई है, बढ़ करके L1 हो जाती है, तो L1 माइनस L आपको चेंज इन लेंथ मिलेगा। इससे आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर देने से आपको यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा।
इसके बाद एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस, 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी का। के बी इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पर जो इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी रहता है 1/2 kBT, ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहती है, तो आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा 3/2 kBT। ठीक है, तो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर द कॉपर। तो कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है, तो इसमें कॉपर चूँकि मेटल है तो मेटल के लिए जो थर्ड वाला ग्राफ बनता है ये बनेगा। फर्स्ट लगभग एलॉयज़ के लिए रहता है, सेकंड सेमीकंडक्टर्स के लिए रहता है, और ये फोर्थ नहीं रहता, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं जो हमने अपनी 11th और 12th स्टैंडर्ड्स में पढ़े हैं। इसके बाद द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस, देखिए 12th स्टैंडर्ड का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। कलर कोड दिए गए हैं, कलर कोड की टेबल आपको पढ़ाई जाती है, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ करके। तो येलो कलर है पहला, तो येलो का कोड, वायलेट का कोड, ब्राउन का कोड, गोल्ड यहाँ पर जो फोर्थ है वो टॉलरेशन बता रहा है। चूँकि गोल्ड है तो 5% की टॉलरेंस रहेगी। ऑप्शन में अगर आप देखें तो पहले ऑप्शन में 5% है, दूसरे में 10% है, तो तीसरे में 5% है, और चौथे में तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा येलो वायलेट ब्राउन का कोड लगा करके। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से आप कोड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then fringe width becomes, तो fringe width is equal to d lambda upon small d होता है। लैम्डा तो आप चेंज नहीं कर रहे, तो स्मॉल d को आपने हाफ कर दिया और कैपिटल D को आपने डबल कर दिया, तो 4 टाइम्स हो जाएगी फ्रिंज विड्थ। ठीक है ना। इसके बाद में कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद इट्स एयर मीडियम 6 व्हेन द डायलैक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस दिस द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। देखिए डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, अरे भाई डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस नीट में क्वेश्चन आया है। ये स्ट्रेस की डायमेंशन सेम एज प्रेशर, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया की डायमेंशन वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद एज्यूम दैट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव एज डायमीटर ऑफ 2 मीटर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का सीधे सीधे फार्मूले पर क्वेश्चन हो जाएगा ये। हाँ, वेव ऑप्टिक्स में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जहाँ पर आपको रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप दिया गया है, वहाँ से आप इसको उठाकर कर सकते हैं। इसके बाद 169 क्वेश्चन, a series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between the current and voltage is pi by 3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3. द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सीधे सीधे LCR सर्किट अल्टरनेटिंग करंट 12th स्टैंडर्ड से है। L को निकालते हैं तो CR सर्किट बन जाएगा, C को निकालते हैं तो LR सर्किट बन जाएगा, और यहाँ से हम पावर फैक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैड अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁹ किलोमीटर। The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated at a line making an angle of 60 degree with the dipole axis। तो इलेक्ट्रिक आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपके लिए सीधे सीधे हम फार्मूला कराते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट का। ठीक है, तो जनरल पॉइंट के लिए फार्मूला रहता था 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r², उससे निकाल सकते हैं। इसके बाद ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड से है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्वेश्चन है। इसके बाद ये 172 क्वेश्चन, अ लॉन्ग सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरी द करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड B इज इक्वल टू μ0 I इज द करंट पर, L इज द μ0 n I, n is the number of turns per unit length।
तो 100 टन्स 50 सेंटीमीटर में है तो 1 मीटर में 200 टन्स हो जाएंगे। आई दिया है, म्यू नॉट एन आई की मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 173, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर हैज़ अ मोबिलिटी निकालनी है था। आप मोबिलिटी हमें पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भैया। तो सीधे सीधे फार्मूले पर क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब मैं समझता हूँ इन द हिस्ट्री ऑफ नीट इट इज़ द इजीएस्ट फिज़िक्स पेपर, मेरी समझ से तो ये कहती है जो अभी तक मैंने पेपर देखा है। अभी तक की हिस्ट्री में नीट की इतना आसान पोर्शन फ़िज़िक्स का नहीं आया होगा। बहुत आसान पोर्शन है फ़िज़िक्स का, और जिसने नीट की तैयारी के लिए फ़िज़िक्स पढ़ी होगी, मैं समझता हूँ शायद कोई क्वेश्चन बच्चों ने गलत किया हो। थोड़ा हाँ टाइम की बात पड़ जाती है बच्चों को। बायोलॉजी में कभी कभी बच्चे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो वो टाइमिंग मैटर कर जाती है बच्चों के लिए। तो थोड़ी टाइम अगर बच्चे मेंटेन करके चलें तो इस पेपर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो द क्वांटिटीज़ ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो। तो टेम्परेचर बढ़ाना है, रेडियस दो की अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, तो हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी भाई। तो जब हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में दोनों के लिए अलग अलग हीट देनी पड़ेगी। तो हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या जो मैं इस तरह से बोल रहा हूँ आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आप सेपरेट सॉल्यूशन चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बना करके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद देखिए 175 क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ b वोल्ट इफ़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस द पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सीधे सीधे लैम्डा इज इक्वल टू √150/v रहता है, तो इसको आप लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। सिग्निफिकेंट फिगर 11th का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हम डेसिमल के आगे जितने भी पॉइंट्स हैं, जो मिनिमम पॉइंट्स होते हैं डेसिमल के आगे, उन्हीं पर राउंड ऑफ करते हैं। क्योंकि डेसिमल के आगे 0.992 हैं, इधर 0.00 हट गया, चलिए आप उसको कर सकते हैं 11 से। इसके बाद में ये एक बॉल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी गई है, ग्राउंड पर 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराती है। तो टॉवर की हाइट बतानी है, 11th स्टैंडर्ड का सीधे सीधे क्वेश्चन है। इसके बाद 178, द कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्ज इन वाटर एंड वाटर राइजेज इनटू हाइट, द मास ऑफ द वाटर is this, another capillary tube of radius 2r immersed in water, the mass of the water that will be right in this tube। तो ये इस सरफेस टेंशन से है, ठीक है। आप इसमें जो फार्मूला यूज कर सकते हैं सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट्स को लगा करके। 179 क्वेश्चन रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज पर क्वेश्चन है, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका ये लॉजिक सर्किट से है। कुल मिला के पेपर बहुत आसान है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पेपर कैसा लगा, आसान लगा आपको कि टफ़ लगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, केवल क्वेश्चन का नंबर बता दीजिएगा, इसी पेपर के अकॉर्डिंग मैं इसका सॉल्यूशन की वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। कोशिश करूँगा 2 या 3 दिन में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें आई हैं उनके सॉल्यूशंस की वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस पेपर को देख करके आपका थोड़ा मोरल हाई हुआ होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले नीट के एग्ज़ाम्स में
जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हैं या 12th स्टैंडर्ड में हैं और वो नीट की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, उनके लिए ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 11th और 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें, जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में, ध्यान से पढ़ें, आसानी के साथ समझ में आएंगी चीज़ें। बहुत कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है 11th और 12th की फ़िज़िक्स, हम कर सकते हैं। और थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कौन से क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते हैं जो डाउटफुल हैं, जिनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है, या जिनमें कन्फ्यूज़न है। मैं पूरा कन्फ्यूज़न आपका दूर करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।